वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। यूपीएससी 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज में ये 4th वीडियो है। आज देखेंगे हम इकोनॉमी के पीवाईक्यू। शुरू करते हैं। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके ऑप्शन है ए, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आएगी। बी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी। सी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। या डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका आंसर है डी, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। जब कोई व्यक्ति बैंक में अपने डिमांड डिपॉजिट खाते से 1 लाख रुपए नकद निकालता है तो ऐसा लग सकता है कि अर्थव्यवस्था में कुल धन आपूर्ति उसी राशि से कम हो जाएगी। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। अर्थव्यवस्था में कुल धन आपूर्ति पर तत्कालिक प्रभाव होगा अपरिवर्तित। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक के डिमांड डिपॉजिट खाते से निकाला गया पैसा अभी भी अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति का एक हिस्सा है। एकमात्र अंतर यह है कि इसे डिमांड डिपॉजिट से नकद में परिवर्तित कर दिया गया है, इसलिए धन आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। ए, अग्रिम, बी, जमा, सी, निवेश, डी, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसका आंसर है बी, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में जमा राशि शामिल नहीं होती। जमा राशि बैंक की देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए ये उसकी संपत्ति नहीं मानी जाती। वाणिज्य बैंक की परिसंपत्तियों में ये चीज़ें शामिल होती हैं: अग्रिम, निवेश, काल और अल्प सूचना प्रधर, फर्नीचर, उपकरण, परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो ए, विकल्प लागत शून्य होती है। बी, विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है। सी, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। डी, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है सी, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो विकल्प अवसर लागत से अभिप्राय उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प से है जिसे किसी एक काम के बदले छोड़ दिया जाता है। सरल शब्दों में, यदि एक बढ़ई एक दिन में या तो एक मेज अथवा 2 कुर्सी बना पाता है तो एक मेज की अवसर लागत 2 कुर्सी होगी। यदि वह एक मेज को बनाने का विकल्प चुनता है तो वो 2 कुर्सी के विकल्प का त्याग करता है। निःशुल्क वस्तु का विकल्प लागत शून्य होता है क्योंकि उसके बदले कुछ भी त्याग नहीं करना होता, जैसे हवा, प्रकाश, जल, ये सब निःशुल्क वस्तु है। परंतु यदि सरकार कोई वस्तु निःशुल्क उपलब्ध करवाती है तो इसे प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए उस वस्तु की विकल्प लागत तो शून्य होगी, परंतु इस वस्तु की कीमत की भरपाई करदाताओं से कर वसूली के द्वारा होगी। इस तरह सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई वस्तु के संदर्भ में विकल्प लागत को वस्तु को प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से कर देने वाली जनता को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। कथन 1, यह आरबीआई की मानक या बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। 2, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। 3, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी केवल 2 और 3। तो इसका आंसर है ए, केवल 1। यह आरबीआई की मानक ब्याज दरों को तय करती है। यह समिति ब्याज दरों को तय करने को ज़्यादा पारदर्शी और उपयोगी बनाने के लिए बनाई गई थी। यह समिति आरबीआई की मानक ब्याज दरों को तय करती है और इन दरों में एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और चल निधि समायोजन सुविधा शामिल है। आरबीआई के गवर्नर एमपीसी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एमपीसी के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से गैर योजना व्यय के अधीन आते हैं या आता है। 1, रक्षा व्यय, 2, ब्याज अदायगी, 3, वेतन एवं पेंशन, 4, उपादान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए कि इनमें से संघ के बजट में कौन से गैर योजना व्यय हैं। ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, 1, 2, 3, 4 या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, 1, 2, 3, 4, यानी ये चारों ही गैर योजना व्यय के अधीन आते हैं।
बजट व्यय में गैर योजना व्यय का प्रमुख हिस्सा होता है। ये व्यय रक्षा, ऋण के लिए ब्याज भुगतान, सब्सिडी और विभिन्न सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में फैले हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, बी केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, सी WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, डी IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो इसका आंसर है डी, स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्यों को दी जाने वाली एक साख प्रणाली है। इसे गोल्ड ट्रेंच भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सदस्य देशों के पास स्वर्ण या विदेशी मुद्रा का एक आरक्षित अंश होता है। इस व्यवस्था के तहत सदस्य देशों को बिना किसी ब्याज या सेवा शुल्क के अपनी मुद्रा या सोने की एक निश्चित मात्रा रखने की अनुमति होती है। इसका आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋण होने के द्वारा है। दो, भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर है डी, ना तो एक ना ही दो। वाणिज्य ऋण 37.4% की हिस्सेदारी के साथ बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है। तो इस प्रकार कथन एक सही नहीं है, जो कहता है कि सारा ऋण सरकारी सत्वों के ऋण होने द्वारा है अधिकांश। फिर दिसंबर 2018 के अंत तक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था, इसलिए जब का डेटा यूज किया जा रहा है, तो दिसंबर 2018 के अंत में 45.9% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिकी डॉलर का ऋण भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा। इसके बाद भारतीय रुपया, HDR, येन और यूरो था। अतः कथन दो भी सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार TFA का अनुसमर्थन किया है। दो, TFA WTO की बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। तीन, TFA जनवरी 2016 में प्रवर्तित हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इसका आंसर है ए, केवल एक और दो। व्यापार सुविधा समझौता TFA उस सौदे के 10 समझौतों में से एक था जिस पर विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने दिसंबर 2013 में बाली मंत्री स्तरीय बैठक में सहमति व्यक्त की थी। TFA सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सुधार और लाल फीता शाही को कम करके वैश्विक व्यापार को गति देना चाहता है। भारत ने 31 जुलाई 2014 तक TFA पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसका उद्देश्य वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। WTO के 2/3 सदस्यों के अनुसमर्थन के बाद फरवरी 2017 में TFA लागू हुआ था। इस प्रकार कथन 3 गलत है, जो कहता है ये 2016 में प्रवर्तित हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? ए, रुपए के नोटों में रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना। बी, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना। सी, रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। डी, भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना। तो इसका आंसर है सी, रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है कि रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में बदला जा सकता है। यह बाजार की ताकतों यानी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है। तो ये थे आज के इकोनॉमिक्स के PYQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।